गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी भारत की खोज का चैप्टर नंबर 6 अंतिम दौर 1 शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में भारत की बताया गया है कि भारत जो है वो ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत का की स्थिति क्या थी। भारत जो है अंग्रेज़ों से पहले और भी बहुत सारे विदेशी आए और वो भारत पर उन्होंने शासन किया, लेकिन अंग्रेज़ी शासन की स्थापना भारत के लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ी शासन के दौरान अंग्रेज़ी शासन से पहले जो भी आक्रमणकारी भारत आए, उन्होंने भारत को अपना वतन मानकर वो यहीं बस गए और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ों ने अपना फ़ायदा करने के लिए भारत के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर रख दिया और इस प्रकार भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला मात्र बनकर रह गया। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े बड़े जमींदार पैदा कर दिए। उनका लक्ष्य था कि अधिक से अधिक लगान के रूप में उन्हें अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए वे एक ऐसे नए वर्ग को पैदा करने चाहते थे, करना उन्होंने आवश्यक समझा जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से जुड़े हों। इस तरह ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। इस व्यवस्था में राजा, जमींदार और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी फौज थी। इन दोनों के ऊपर जिले में एक कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो इस शासन की धुरी होता था। इसके अलावा भारतीयों को एक राशि अदा करनी पड़ती थी जिसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता है। कैपिटेशन चार्ज इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का खर्च भारतीयों को देना पड़ता था। उसी खर्च को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से प्रत्येक भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी ही हाथ लगेगी। लेकिन इससे भारतीयों की कमजोरियों का भी पता चलता है, जिसका कि अंग्रेजों ने हमेशा लाभ उठाया। उसके बाद है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध। राजा राममोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें पत्रकार, शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, मिशनरी और दूसरे लोग भी शामिल थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने का इन सब ने महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य तथा राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन उत्साही और योग्य अंग्रेजों को कहा जा सकता है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को एकत्रित कर लिया था। यानी कि अंग्रेज जो है वो आर्थिक रूप के साथ साथ जो ब्रिटिश संस्कृति है या पाश्चात्य संस्कृति है, उसे भी भारत में विस्तृत कर रहे थे, जिसमें उनके लिए अच्छे खासे जो है शिक्षित लोग जो हैं वो कार्य करते थे। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद स्वयं ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से विवश होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित क्लर्कों को तैयार करने के लिए भारत में शिक्षा का प्रसार करना पड़ा था धीरे धीरे। हालांकि अंग्रेजों ने भारत में जो शिक्षा व्यवस्था कायम की थी वो अपने स्वार्थ के लिए की थी, लेकिन बाद में लंबे समय में जाकर भारतीयों को ही इसका फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे समाज सुधारक उस समय प्रकाश में आए, जिसमें कि राजा राममोहन राय प्रमुख थे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में विशेष जो है अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने पहले अपने धर्म में और अपने देश में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय पत्रकारिता के प्रसिद्ध प्रवर्तकों में से एक थे। सन
1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने अनेक अखबार निकाले। इन अखबारों में साधारणतः सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। भारत का पहला अखबार जिस पर पूरी तरह से भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने ही किया था, 1818 में अंग्रेजी अंग्रेजी में निकाला था। उसी साल श्री रामपुर के बैपिस्ट पादरियों ने बंगाल में एक साप्ताहिक और एक मासिक पत्र भी निकाला था। राजा राममोहन राय का पत्रकारिता और उनके सुधारवादी आंदोलनों से काफ़ी गहरा संबंध था। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका सन 1857 की क्रांति। ब्रिटिश शासन की स्थापना के लगभग एक शताब्दी बाद बंगाल ने उससे समझौता कर लिया और भारत में जो है ब्रिटिश शासन के पांव जम गए। अकाल से बर्बाद हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। फलस्वरूप अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार के फलस्वरूप 1857 में उनके खिलाफ एक क्रांति शुरू हो गई। क्रांति की शुरुआत मई 1857 में मेरठ की छावनी में हुई थी, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी और इस शुरुआत ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया और इसमें विद्रोहियों ने या कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना। हालांकि जो मुगल बादशाह था वो बूढ़ा, दुर्बल और असक्त हो गया था, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमान दोनों जो है दोनों समुदायों के लोगों की दृष्टि में मुगल शासन जो है एक सम्मान का प्रतीक था। लोग उसका सम्मान करते थे, इसलिए विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना। और लेकिन इस विद्रोह के दौरान भारत के अनेक स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है कि मारे गए, जिनमें झांसी की रानी, तांत्या टोपे जैसे लोग जो हैं, बेगम हजरत महल, इस तरह के लोग जो हैं प्रमुख हैं। और अंत में 1857 की क्रांति का परिणाम यह निकला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन भी चले, जिसमें जिसके दौरान आर्य समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और पंजाब और जिसमें कि आर्य समाज ने नारा दिया कि वेदों की ओर लौट चलो। इसमें जो अनावश्यक आडंबरों को छोड़कर धर्म के मर्म को समझने पर बल दिया गया और समाज में फैली हुई कुरीतियों को भी दूर करने का लोगों से आह्वान किया गया। इसके अलावा विवेकानंद ने अपने समर्थकों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें एक नाम मात्र भी सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था। उन्हें भारत की विरासत पर बहुत गर्व था। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद के दर्शन तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। 1893 में उन्होंने शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक समय तक वो रहे। उन्होंने यूरोप की यात्रा की, एथेंस, कुस्तुनतुनिया, मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उनके और उनके संदेश को भूलना बहुत कठिन हो जाता था। पर वे पश्चिमी धर्म के व्यवहार से कोई विशेष प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था बढ़ती चली गई। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों और लेखन में बराबर लिखा, वह हमेशा एक बात हमेशा कही, वह थी हमेशा अभय रहो, निडर रहो। उनके अनुसार यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है, अतः इस तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता ही मृत्यु है। उपनिषदों में भी यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम्हें बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है, उसे जहर की भांति त्याग दो।
उसमें कोई जीवन नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकती। सत्य आत्मा को मजबूत बनाता है, सत्य सर्वज्ञान है, पवित्रता है। अंधविश्वासों से हमेशा सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना अधिक पसंद करूँगा, क्योंकि नास्तिक तो सजीव होता है और उसे कुछ भी, आप उसे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास कर लें तो दिमाग बिल्कुल गायब हो जाता है, बुद्धि नष्ट होने लगती है और जीवन का पतन होने लगता है। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया। सन 1902 में मात्र 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर भी विवेकानंद के समकालीन ही थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा पर बल दिया। सुधारवादी आंदोलनों में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमृतसर हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी थी और उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि प्राकृतिक परिवेश में संपूर्ण शिक्षा या विद्यार्थियों की योग्यता और उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। उसके अलावा सर सैयद अहमद खान जो है, उन्होंने भी शिक्षा पर काफ़ी बल दिया। सर सैयद एक उत्साही सुधारक थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का सामंजस्य चाहते थे और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। जब वो प्रौढ़ हुई तो एक अलग ही ढंग का नेतृत्व सामने आया। जो लोग अधिक अवज्ञाकारी और आक्रामक थे और निम्न मध्यम वर्गीय विद्यार्थी और युवा वर्ग के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, उसमें इस प्रकार के कई ओजस्वी और योग्य नेता उभर कर सामने आए। उनमें से एक थे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी युवा मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। हवा में चारों ओर क्रांतिकारी नारे गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को रोकने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस बुलाए गए। बचाव थोड़े दिनों के लिए हुआ और 1907 में दोबारा संघर्ष हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की विजय हुई। पर उसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत में बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समर्थकों के पक्ष में चली गई थी। कांग्रेस का महत्व जो है वो काफ़ी घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां आरंभ हो गई थी। स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 6 अंतिम दौर 1। आज हम इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ।